सुन रहे हैं लव साइड पॉडकास्ट भाग 8। तिलक की रस्म अच्छे से हो जाती है। सभी बेहद बहुत खुश होते हैं और अपनी अपनी खुशियों को इस तरह से एक दूसरे से बांट रहे होते हैं कि जैसे शायद ही वो पहली बार मिले हों। सभी काफी थक चुके होते हैं और उस वजह से सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अनाहिता पार्थ के कंधे पर सर रखकर सुकून से चांद को देख रही होती हैं और पार्थ अनाहिता को। इस वक्त अनाहिता बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी नीली आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थी। वो अपनी पलकें नहीं झपका रही थी, बस एकटक चांद को देखे जा रही थी। पार्थ उसके चेहरे को देखते हुए कहते हैं, कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। अनाहिता कहती हैं, आपको क्यों लगा कि हम कुछ कहना चाहते हैं? पार्थ कहते हैं, जितना तुम्हें जाना है बस उसी से अंदाजा लगाया है कि तुम एक बंद किताब जैसी हो। तुम्हें जानने के लिए तुम्हारे हर पन्ने को बड़ी एहतियात के साथ पढ़ना पड़ता है। तुम जबान से भले ही कुछ ना बोलो, पर ये तुम्हारी आंखें चुप नहीं रहती हैं, हर वक्त बोलती रहती हैं। पार्थ की बातों को सुनकर अनाहिता मुस्कुराने लगती हैं और उसके सामने खड़े होकर आंखों में देखने लगती हैं। अनाहिता कहती हैं, क्या दिख रहा है हमारी आंखों में? पार्थ कहते हैं, यही कि प्यार करने वालों को दर्द में भी सुकून कैसे मिल जाता है। अनाहिता वापस से वैसे ही खड़े होकर कहती हैं, बिल्कुल सही। अब आप भी हमारी अनकही बातों को समझने लगे हैं। हमें आपसे थोड़ा दूर तो रहना पड़ेगा। ये बात कहते हुए अनाहिता दूर खड़ी हो जाती हैं और ये चीज पार्थ को नागवार थी। वो अनाहिता के पास गए और उन्हें अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, अगर दूर जाना है तो हमेशा के लिए जाना। मुझे पास आकर दूर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अनाहिता कुछ ना कह सकी। उसकी धड़कनें पार्थ के करीब आने के कारण तेज हो गईं। पार्थ कहते हैं, कुछ बोलो भी, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तुम्हारी धड़कनें यहाँ तक सुनाई दे रही है। अनाहिता कहती है, हाँ, क्योंकि दिल है हमारे पास और हम पागल नहीं है जो हम इतने अच्छे इंसान की दोस्ती से दूर हो जाएं। वो तो बस चेक कर रहे थे। पार्थ कहते हैं, मेरी ड्रामेटिक बहनों के साथ रह रहकर तुम्हें भी यही असर पड़ गया है। अनाहिता ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। पार्थ कहते हैं, अंदर चलें, कल बहुत काम है। अनाहिता कहती हैं, थोड़ी देर और बैठें प्लीज, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों वहीं बैठ जाते हैं। अनाहिता ने वापस अपना सर पार्थ के कंधों पर रख लिया और दोनों चुपचाप वहीं बैठे रहे। पार्थ ने थोड़ी देर बाद अनाहिता की ओर देखा तो वो सो चुकी थी। पार्थ ने उसे रखे सोफे पर लेटा दिया। अनाहिता सोते हुए बिल्कुल बच्ची सी लग रही थी। बहुत टाइम बाद आज उसके चेहरे पर सुकून भरी एक मुस्कुराहट थी। पार्थ ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखा और सोने चला गया। दूसरे दिन हल्दी की रस्म थी। सभी अपने कामों में लगे थे। विजय जी ने बाहर आकर घर की सजावट को देखा और दादू को अपने पास बुलाया। दादू कहते हैं, बेटा कल की सजावट काफी थी, फिर ये सब क्यों कर लिया? विजय जी कहते हैं, बाबा कल सारे फूल मुरझा गए थे। ये घर की पहली शादी है, वो भी हमारी बिटिया रानी की, तो कोई कमी रह जाए ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दादी कहती हैं, अगर तुम सबका काम पूरा हो गया हो तो एक बार लड़के वालों को फोन करके पता लगा लो कि समर की हल्दी कब तक आएगी, जिससे हम रस्म को आगे बढ़ा सकें। तभी वहाँ खड़े रुद्राक्ष ने दादी के पास आकर उनके पल्लू को पकड़ते हुए, दादी हल्दी तो अपने घर में भी है, फिर हम जीजू की लगाई हल्दी का वेट क्यों कर रहे हैं? दादी रुद्राक्ष को अपने पास बैठाते हुए कहती हैं, वो बात ऐसी है मेरा राजा बेटा कि जो हल्दी तुम्हारे जीजा जी को लगने वाली है वही हल्दी तुम्हारी दीदी को लगेगी। इससे इनका रिश्ता बहुत मजबूत होगा और हर वक्त ये एक दूसरे के साथ रहेंगे। रुद्राक्ष कुछ सोचने लगता है। उसे सोचता देखकर दादी उसके सर पर हाथ फेरकर उससे पूछती हैं, क्या हुआ? हमारा राजा बेटा आज क्या सोच रहा है? रुद्राक्ष कहते हैं, दादी हम सोच रहे हैं कि फिर तो हम सबको हल्दी एक दूसरे की लगानी चाहिए ताकि हम लोग हमेशा साथ रहें, पास रहें। रुकिए, मैं भी राधा आंटी से कटोरी में एक हल्दी लेकर आता हूँ। रुद्राक्ष जल्दी से जाते हैं अंदर भाग के। दादू कहती हैं, जल्दी जल्दी निकल लो सब यहाँ से, वरना जैसा कि रुद्राक्ष को बताया गया है वो हल्दी लेकर आता ही होगा। तब तक समर के घर से हल्दी आ जाती है और रस्में शुरू हो जाती हैं। सब खूब मस्ती करते हैं, एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं, छेड़ते हैं, नाच गाना होता है और फाइनली हल्दी की रस्म हो जाती है। दूसरे दिन शुरू होता है मेहंदी का फंक्शन और लगनी होती है रिया को मेहंदी और सभी उस फंक्शन को बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि मेहंदी का फंक्शन और ऑफ कोर्स उसमें डांस ना हो, मस्ती ना हो, एक दूसरे को छेड़ा ना जाए तो मेहंदी फंक्शन कैसा। सब एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगा रहे होते हैं। माहौल बहुत ही
ही ज्यादा खुशनुमा होता है। इधर पार्थ सबको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, छेड़ते हैं। रिया बहुत नाराज हो जाती है। तब पार्थ कहते हैं सॉरी दी, अब कभी नहीं ऐसा करूंगा, प्लीज लास्ट टाइम छोड़ दो ना। रिया कहती है बिल्कुल भी नहीं। पार्थ कहते हैं यार थोड़ी तो दया कर दो मुझ पर, सुबह से खाना नहीं खाया है आपकी शादी में, इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि क्या कहूँ, और आप मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रही हैं। रिया थोड़ा सा इमोशनल होती है। तभी कार्तिक बोलता है दी ये नौटंकी कर रहा है, इसकी बात मत सुनना, बैठे रहो वैसे ही। रिया वापस जमकर बैठ जाती है। इसके बाद दिन आता है शादी का। लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इमोशनल भी होते हैं क्योंकि उनकी बेटी आज विदा होने वाली है। और पार्थ भी बहुत तकलीफ महसूस करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज अनाहिता उनसे दूर होने वाली है। इधर पार्थ सोच ही रहे होते हैं कि अभी तक मैंने अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया है, कैसे करूं क्या करूं, क्योंकि आज ही मेरे पास लास्ट मौका है जिससे मैं अपनी दिली बातों को उनके सामने रख सकता हूं। अब होगा जो भी वो देखा जाएगा, क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता है कि अनाहिता को आर्मी वालों से कितनी ज्यादा नफरत है। इधर खूब सारे गेम्स चल रहे होते हैं, सब आपस में बहुत मस्ती करते हैं। दो टीमें बनती हैं, एक टीम होती है पार्थ की और एक टीम होती है अनाहिता की। इनके गेम्स चल ही रहे होते हैं, लेकिन पार्थ हारते हुए नजर आते हैं और अनाहिता इस बात पे बेहद खुश होती है। लेकिन किसी को नहीं पता चलता है कि पार्थ बीच बीच में चीटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात अनाहिता जान जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर ये कहती है देखिए भैया आप तो चीटिंग कर रहे हैं। तो रिया कहती है नहीं भाई ये कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है, पार्थ मेरी साइड था, अब आप चीटिंग कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबकी शैतानियां चली रही होती हैं, मस्ती कर ही रहे होते हैं। इसी बीच में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। सब शादी की रस्मों को बहुत एंजॉय करते हैं और वो घड़ी आ ही जाती है जिसमें रिया की विदाई का समय होता है। सब बहुत दुखी होते हैं, लेकिन क्या करें, विदाई तो करनी है क्योंकि शादी हुई है। इधर रिया की विदाई हो जाती है। पार्थ बहुत परेशान होते हैं अब भी कि कल सुबह अनाहिता तो चली जाएंगी, क्या कुछ ऐसा स्पेशल किया जाए जो वो मेरी बात मान सके और हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे कि उस रात हम छत पर बैठ करके एक टक चांद को निहार रहे थे। अनाहिता ने पीले कलर का गाउन पहना हुआ था और वो बेहद सुंदर लग रही थी। कानों में छोटी छोटी सी बालियां डाल रखी थी और नाक में नथ। अनाहिता के मन में भी काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं इस बात को लेकर के कि वो क्या करे, क्योंकि उसने भी कुछ वही फील किया था जो कार्तिक ने बहुत पहले फील कर लिया था कि जब वो पार्थ के पास आती थी तो उसकी धड़कनें क्यों तेज हो जाती थी। और ये बात खुद से ये पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई आंसर नहीं मिलता है। इधर पार्थ पूरा मन बना चुके होते हैं कि वो किसी न किसी तरह से अनाहिता को प्रपोज करेंगे। रात का वक्त होता है। पार्थ अनाहिता के रूम में जाते हैं और कहते हैं क्या हम टेरेस पे चल सकते हैं। अनाहिता कहती हैं श्योर, क्यों ना। वो जाते हैं, वही चांद को एक टक देखने लगते हैं और अनाहिता इससे पहले कुछ समझ पाती कि कार्तिक बहुत ही ज्यादा डरते हुए, नर्वस होते हुए अपने प्रपोजल को अनाहिता के सामने रखते हैं। अनाहिता कुछ समझ पाती कि पार्थ अपने दिल की सारी बात उससे कह देते हैं कि मैं तुम्हारे बिना अब शायद नहीं जी पाऊंगा। इससे पहले मुझे कुछ ऐसी फीलिंग्स तो नहीं आई थी, ना ही मैंने लाइफ में कभी सोचा था कि मुझे तुम्हारे बिना रहना पड़ेगा या तुम जैसी कोई ऐसी एक लड़की मुझे मिल जाएगी जो शायद मेरा एक ड्रीम हो जाएगी कि हाँ अगर मुझे लाइफ में कोई चाहिए तो वो सिर्फ अनाहिता है। अनाहिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बेहद असमंजस में थी कि क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि अनाहिता को पता ही नहीं था कि पार्थ एक आर्मी ऑफिसर है। पार्थ अपने घुटने टेकते हुए कहता है कि देखो अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ प्लीज दिल थाम के सुनना, गुस्सा मत करना। शायद मुझे ये बात तुमसे इसलिए छिपानी पड़ी क्योंकि मैं तुम्हें पहली नजर में ही चाहने लगा था। अनाहिता कहती हैं क्या बात है, और इस बात को लेकर अनाहिता भी बहुत डरी हुई होती है। अनाहिता को भी समझ में नहीं आता है ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक मुझसे छिपी हुई है। अनाहिता कहती है बताइए और प्लीज जल्दी बताइए, मुझे बेहद डर लग रहा है। पार्थ कहते हैं मैं प्यार तुमसे बहुत करता हूँ, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन हाँ एक बात मैंने तुमसे छिपाई है, वो ये है कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ। अनाहिता को बहुत बड़ा झटका लगता है उस टाइम। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इसकी बात का क्या कुछ कहे और क्या सोचे इसके बारे में। थोड़ी देर के लिए गुमसुम सी हो जाती है और बस उसके मुंह से एक शब्द निकलता है कि आपने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। पार्थ उसे समझाते हैं और कहते हैं जब मैं आपसे मिला उसके बाद में मुझे पता चला कि आप आर्मी वालों से कितनी नफरत करती हैं और मैं अपनी छवि एक नफरत के रूप में नहीं बरकरार रखना चाहता था, क्योंकि आर्मी वाले बुरे नहीं होते हैं। कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ ऐसा हुआ जिससे आपकी ये सोच हो गई। बस मैं एक सोच को बदलना चाहता था, इसलिए शायद मैंने आपसे झूठ बोला।
अब फैसला आपका है और मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और आप ना मिली तो शायद दूसरा मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं आएगा, क्योंकि मेरे लाइफ में एक ही लड़की की एंट्री हो सकती है। वो है अनाहिता रघुवंशी। अनाहिता कुछ समय मांगती हैं सोचने के लिए और वो वापस अपने रूम में चली जाती हैं। पार्थ पूरी रात वहीं टेरेस पे खड़े होकर चांद को निहारता है और ये बात करता है कि इन सारी चीजों में कहाँ मैं गलत था जो मुझे ये चीज आज देखनी पड़ रही है। क्या मैंने अपने प्यार को एक्सप्रेस किया अनाहिता के सामने, मैंने ये गलती करी, या फिर मैंने उससे झूठ बोला, ये गलती की। जब तक उसके मन में सारी बातें चल ही रही थी, अनाहिता वापस आती हैं और कहती हैं कि सारी बातों को सोचा और सुना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप गलत नहीं थे। मैं एक इंसिडेंट से इतना ज्यादा परेशान थी कि मैंने अपनी सोच को गलत रखा था और शायद मैं भी मन ही मन आपको बहुत ज्यादा चाहने लगी हूँ। क्यों, कैसे, ये तो नहीं पता, इसका जवाब तो मुझे अभी भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, जब मैं आपके पास आती हूँ तो ना जाने क्यों मेरी भी धड़कनें बेहद तेज हो जाती हैं। कैसे, क्यों, इस बात का अंदाजा मुझे भी नहीं था। और मुझे भी लाइफ में कोई ऐसा मिला जिसके बिना शायद अब मैं सोच सकती हूँ कोई ही होगा और मेरी लाइफ में। ऐसे करके इनके प्यार की शुरुआत होती है और ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने का प्लान करते हैं, क्योंकि इनकी भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आपने कुछ पुरानी मूवीज देखी होंगी, जब प्रपोजल होता था तो बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती थी। फिर तो सैलरी पे भी आनी है, बच्चों पे भी आनी है और ना जाने क्या क्या, बस वही कुछ हाल था। सुबह होते ही ये दोनों फैमिली से ये बात डिस्कस करते हैं। पार्थ अपने घर वालों को सारी बातें बताता है और अनाहिता की माँ को भी बैठा के सारी बात समझाता है। परिवार वाले भी अग्री हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक ऐसा लड़का चाहिए था अपनी बेटी के लिए जो कि उसका ख्याल उससे भी ज्यादा रख सके। वो सारे गुण पार्थ में थे। इससे पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी इनके रिश्ते के लिए राजी हो जाती है। तो भाई, ये थी हमारी लखनऊ की फेमस लव स्टोरी, अनाहिता रघुवंशी की कहानी। तो आज इनके लव स्टोरी की हुई है एक हैप्पी एंडिंग। जल्द मिलूंगी आपको एक नई लव स्टोरी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो बूस्ट पर लव साइड पॉडकास्ट विद आरजे प्रियंका।